नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट, ये दो टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है ना। आज कवर करेंगे बेटे टॉर्क का टॉपिक, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप भी वैलिड है बेटे, क्वाइल भी लिख सकते हो, लूप और क्वाइल। ठीक है, ये कंसेप्ट दोनों के लिए वैलिड होता है। डिफरेंस क्या आएगा मैं अपने आप समझा दूंगा बाद में, लेकिन ये डेरिवेशन या हेडिंग जो है करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग क्वाइल दोनों हैं। ठीक है, एक ही डेरिवेशन है ये। देखो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर, ये भी एक टॉपिक होता है। एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी टॉर्क अप्लाई होता है बेटे। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक डायरेक्ट सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। तो सीबीएसई एक जो कोर्स है हमारा, इसको कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्लास रिकॉर्ड करूंगा ना, उसके अंदर आपको ये टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। इस टॉर्क के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ना बेटे डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो एक बात को याद करो, जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये टॉर्क पढ़ा था, जहां पे हमने टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उस डेरिवेशन को कराने से पहले एक डेफिनेशन आई थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद ये टॉपिक आया था टॉर्क ऑन द डाइपोल। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है बेटे, उसी के एनालॉग चलेगा टॉपिक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको बेटे हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से रिप्रेजेंट होता था। एक बार याद दिला दूं आपको, देखो दो चार्ज होते थे, एक प्लस की होता था एक माइनस की होता था, और बीच की दूरी को हम लोग ज़्यादातर 2a ही कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, माइनस से प्लस के लिए होती थी, p से रिप्रेजेंट होता था, और ये p बराबर होता था आइदर चार्ज बीच की दूरी q इंटू में 2a, और डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस टू प्लस, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिफाइन कैसे करते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो दूरी होती है, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। वेक्टर क्वांटिटी होती थी, माइनस से प्लस तक डायरेक्शन होती थी। अब इसी के कॉरस्पॉन्ड ना बेटे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसके कॉरस्पॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है ना। ये एक बार मैग्नेट मैंने आपके सामने बनाई है, तो इस बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, और जो मैग्नेटिक जो ताकत होती है ना बेटे, वो इन दो पोल्स के पास होती है, इन दोनों पोल्स के पास। ठीक है, और उस ताकत को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये मैग्नेट जो है ये बेसिकली अगले चैप्टर के अंदर आएगी, मैग्नेटिज्म, जो इससे अगला चैप्टर है ना, उसके अंदर पहली क्लास के अंदर ये मैग्नेटिक आनी है, लेकिन मुझे कंसेप्ट की आज जरूरत पड़ जाएगी इसलिए याद दिला रहा हूँ एक बार। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच का डिस्टेंस अगर मैं 2a कंसिडर कर लेता हूँ, 2a, तो आप लोग इसको ध्यान से देखो, ये कुछ वैसा ही पैरामीटर है। वहां पर जो प्लस का चार्ज है ना बेटे, उसके कॉरस्पॉन्ड नॉर्थ पोल काम करता है, ध्यान रखना, और जो माइनस चार्ज होता है उसके कॉरस्पॉन्ड साउथ पोल काम करता है। तो प्लस माइनस जो ये है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो प्लस माइनस के बदले तो हो गया नॉर्थ और साउथ, और जो ये चार्ज है, चार्ज के बदले होता है पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m, तो q और q, और बाकी बीच का डिस्टेंस 2a है। बिल्कुल सेम वही है। वहां पे जो प्लस था वो यहाँ पे नॉर्थ बन जाता है, और जो वहां माइनस है वो यहाँ पे साउथ बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा अब डिफाइन करो इसको। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करने का तरीका होता है बेटे आइदर पोल स्ट्रेंथ, कोई सी एक स्ट्रेंथ उठा लो पोल की, और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन या डाइपोल लेंथ बोल देता हूं इसको डायरेक्ट, इनटू में डाइपोल लेंथ, बोले स्टेप सही है। ठीक है सर। आइदर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m हो गई, डाइपोल लेंथ हो गया 2a। तो मार्केट के अंदर डाइपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला निकल करके आया बेटे, वो m इंटू में 2a। सही है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन हो गई, तो क्या नाम है, ये वेक्टर होती है। स्केलर कौन होती है? पोल स्ट्रेंथ। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस हिसाब से लिखा जाएगा, नहीं तो m इंटू 2a लिखा जा रहा है।
और ये कंसेप्ट आप लोग जानते हो, टू पर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है बेटे, टू के कंसेप्ट पे। अब ये m इंटू 2a, ठीक है साहब। डायरेक्शन, हाँ पहले बोलो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन। तो बच्चा बोला सर जब आपने इसको उससे कंपेयर कर ही दिया तो वहाँ डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस, तो कॉमन सेंस है यहाँ पे हो जाएगी साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल सही है। तो डायरेक्शन होती है बेटे साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होती है। ये आप अपने मन में बस एक बात लेके चलना, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, जितनी वैल्यू पी की ज़्यादा होती ना, पी की, वो उतना अच्छा पोलराइज होता था वो मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैल्यू m की होगी ये उतनी अच्छी मैग्नेट होती है, ये उतनी अच्छी मैग्नेट होती है, बहुत अच्छा मैग्नेटाइज होता है, ठीक है ना। तो जितनी m की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि साहब ये जो क्या नाम है आपका मैग्नेट है, ये उतनी पावरफुल है और अच्छी है। क्लियर है? अच्छा, क्वांटिटी कैसी है साहब, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ठीक है साहब। SI यूनिट, SI यूनिट, तो बेटे SI यूनिट एक जो मेन यूनिट है SI यूनिट वो तो है जूल पर टेस्ला। आप पूरा नाम लिखेंगे इसको, जूल पर टेस्ला। एक तो SI यूनिट ये है, और एक SI यूनिट बनती है बेटे इसके नाम से, स्मॉल m इंटू 2a की वजह से, और वो बनती है एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बच्चा बोला एम्पियर मीटर स्क्वायर ये कैसे बनाई है सर आपने यूनिट, क्योंकि आपको इसकी यूनिट नहीं पता तो आप इसको नहीं समझ पाओगे, और ये कहाँ से आई है मैं अपने आप बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ठीक है। ये डेफिनेशन है। चलो ये तो अगले चैप्टर में आनी है, कोई बात बेटे। इसी को डेफिनेशन को ही ना पढ़ने का एक अंदाज और है, इस डेफिनेशन को पढ़ने का एक अंदाज और है। वो अंदाज क्या है, वो अंदाज है बेटे इन टर्म्स ऑफ करंट कैरिंग लूप, इन टर्म्स ऑफ करंट कैरिंग लूप। मैं तेरे सामने दो लूप बना देता हूं, दो लूप, एक ये बना दिया, एक और देखो, ये आप मिटा दिया बेटे, ये आप लोग जानते हो पुराना कंसेप्ट है। मैंने आपके सामने दो लूप बनाए हैं, ठीक है साहब। एक के अंदर क्लॉकवाइज करंट चला देता हूं, क्लॉकवाइज, और एक के अंदर चला देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज करंट वाला फेस होता है बेटे वो कॉरस्पॉन्ड होता है एस के। ये देख, ये जो एरो है ना, ये एरो और इस पे जो एरो है ये सेम डायरेक्शन लग सकती है, हाँ ये एरो सेम है। और जो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या नाम है, एंटी क्लॉक है, वो नॉर्थ के कॉरस्पॉन्ड होता है। देख मैंने एन लिखा है और ये एरो देख सेम डायरेक्शन की है। बच्चा बोला मतलब आपने करंट दिखाया लूप के अंदर और शॉर्ट वो क्या नाम है एस और एन साउथ और नॉर्थ लेकर के बैठ गए, आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो सुनो, कोई भी करंट कैरिंग लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप वो बेटे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हल्का सा एक कंसेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में सोलेनॉइड का बताया था, याद है कि जब सोलेनॉइड में करंट छोड़ा जाता है उसकी लेंथ घट जाती है, और मैंने आपको बताया था कि हर एक टर्न जो है छोटी छोटी मैग्नेट बनता है। हाँ, हर एक करंट कैरिंग लूप एक छोटी मैग्नेट होता है, हर एक करंट कैरिंग लूप एक छोटी मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट कहते हैं इसे। अब वो साउथ नॉर्थ कैसे होता है, अपने मन में आप ऐसे मान सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई करंट कैरिंग लूप है साहब। अब तेरे सामने कोई ये लूप रखे और या इसके बदले एक मैग्नेट रख दे, बोथ आर इक्विवेलेंट, ये सेम बात होती है। करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करती है। कैसे करेगी मैं आगे समझा दूंगा, बस फिलहाल इतना समझिए कि ये लूप और ये मैग्नेट ये एक ही बात है। जहां जरूरत है मैग्नेट से काम चलाते हैं, जहां जरूरत होती है करंट के अंदर वो लूप के अंदर करंट छोड़ देते हैं, उससे काम चला लेते हैं। ये दोनों सेम प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट तो डिफाइन कर दिया इसके टर्म्स में, मैग्नेट के टर्म्स में। अब डिफाइन करना है हमको करंट कैरिंग लूप के टर्म्स में। भाई दोनों जब सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं तो सब उसके टर्म में डिफाइन करिए फिर। बोल सही बात है नहीं। अब एक बात को समझना है, इधर देखो। अब जैसे ये करंट कैरिंग लूप है, ये कंसेप्ट किसी हद तक हमने पहले भी देखा था एक बार। मैं इसके अंदर बेटे अपनी तरफ से
अपनी तरफ से ये जो पेन घुमा रहा हूँ ना, ये इसको करंट मान के चलिए, ये मैं अपनी तरफ से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। लेकिन आप लोगों को ये एंटी क्लॉक लगता है। अगर मैं इसको इधर आकर के देखूंगा मुझे एंटी क्लॉक लगता है, लेकिन मैं अगर इधर से देखता हूं तो ये क्लॉकवाइज लगता है। आप जहां पर भी बैठ के क्लास को ले रहे हैं, जिस रूम में भी बैठे क्लास ले रहे हैं, अगर कोई सर्कुलर लूप है तो एक अच्छी बात है, नहीं तो पेन को वैसे घुमा के देख लो यार। इधर से देखो क्लॉकवाइज लगता है, इसी पेन को घुमाते घुमाते इधर से मुंह करके देखो एंटी क्लॉक लगता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था। मतलब लूप को देखने का अंदाज होता है, आप देख इधर से रहे हो। अब हम जो ये करंट घूमता है ना, इससे साउथ और नॉर्थ का कंसेप्ट उठा लेते हैं। कैसे? अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है तो समझ जाना जिस तरफ से आप उस फेस को वो क्या नाम है, लूप को देख रहे हो, जिस फेस को देख रहे हो वो एज अ साउथ पोल बिहेव कर रहा है। और करंट अगर आपको एंटी क्लॉक लगता है तो वो एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करता है। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, जुगाड़ है ये। करंट को देख लो। और ये बनता कैसे, ये तो प्रूफ है इसका। तो मतलब ये है कि जब हम उसको कंसेप्ट को पढ़ के आते हैं तो मैग्नेट ऐसे बनती है। लेकिन ये जुगाड़ ये है कि साहब करंट अगर क्लॉकवाइज चलता हो तो साउथ लिख दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ लिख दो। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ और एंटी क्लॉक है तो नॉर्थ। कहने का मतलब है करंट कैरिंग लूप एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सच्चाई है साहब, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो जब यहां पे तुम डिफाइन करोगे ना बेटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, तो इसको डिफाइन करने का तरीका होता है करंट इन लूप के अंदर करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप के अंदर करंट कितना है और लूप का एरिया कितना है। लूप के अंदर चलने वाला जो करंट है बेटे वो I है। अब इसका एरिया ये वाला एरिया होता है बेटे, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये कोई एक वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं देख लेना, ये लूप का एरिया पूरा ये वाला एरिया इनटू में एरिया A। कहने का मतलब ये है कि m की जो वैल्यू होती है वो I इंटू A होती है बेटे। ये है रिलेशन। अरे हाँ तो बोल। अब गॉस थ्योरम हमने इतनी बारीकी से पढ़ी, गॉस थ्योरम साफ बता के जाती है एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब फ्लक्स पढ़ा है ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरिया वेक्टर है तो साहब यहां से कंफर्म हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है। और एक बात और कंफर्म हो गई, जिधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है उधर ही m की डायरेक्शन है, उधर ही m की डायरेक्शन है। हाँ वैसे डायरेक्शन तो मैं यहां से भी जानता हूं कि साहब डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। यहां से पहले सी एक ऐसा यूनिट देखो बेटे, ऐसा ही। तो जो ऐसा यहां से लिखी ना, ये मैंने एम्पियर मीटर स्क्वायर है वो यहां से लिखी है, वो ये हो गया एम्पियर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, बात समझ में आई है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। रही बात जूल पर टेस्ला की है तो आगे जाके रिलेशन आएगी बेटे एनर्जी की। एनर्जी होती है mb cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू mb cos थीटा। तो वहां से m की वैल्यू आ जाती है एनर्जी अपॉन में b। एनर्जी हो गई जूल और b हो गया टेस्ला। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर सुन लो, जूल पर टेस्ला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट SI यूनिट। आया नहीं आया? ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा यहां से ना बेटे जो मेन है ये SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसकी तो दुनिया याद कर लेती है, इसकी तो सबको याद रहती है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट। तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, ये अपॉन में आएगा, एक मीटर को काटेगा तो ये बचेगा एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर कैंसिल आउट हुआ एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इसकी तो सब याद रख लेते हैं, फॉर्मूला याद है तो यूनिट याद है, एम्पियर मीटर। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे। और डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। बात समझ में आई है? अब ये साउथ टू नॉर्थ का कंसेप्ट बेटे थोड़ा हल्का नहीं है, काफ़ी भयंकर कंसेप्ट है ये, साउथ टू नॉर्थ। इधर देखो, ये करंट कैरिंग लूप है साहब, करंट ऐसे मूव करता है, बताइए डायरेक्शन किधर है?
बच्चा बोला सर मैं लूप को इधर से देख रहा हूँ, उधर साउथ है, इसका मतलब बैक साइड में नॉर्थ है, बैक में क्या है, नॉर्थ है। डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड है। किधर है, इनवर्ड है। ये कहानी है। ये करंट ऐसे चलता है, इसके अंदर करंट ऐसे चलता है, ये इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन है सब इनवर्ड, ये अंदर की तरफ। और आया नहीं आया? तो एक तरीका तो यह है साउथ नॉर्थ देख लो। एक इसका तरीका ये है अपना जो जुगाड़ रूल है, ये जुगाड़ रूल कुछ नहीं है, जिधर करंट चलता हो ना, जिधर करंट चलता हो उधर उंगलियों को कर्ल करके और लूप को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो। जिधर अंगूठा है उधर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी और उधर ही नॉर्थ पोल होता है, उधर ही नॉर्थ पोल होता है जिधर अंगूठा, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ गई होगी। अंगूठा अगर इस साइड जा रहा है ना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो जो आपको अच्छा लगे साउथ टू नॉर्थ देख लो या ये वाला देख लो लूप, सही है ना। इसमें चलिए ये सब इनवर्ड है, इसके अंदर आया सर आउटवर्ड है, ये चला ना आउटवर्ड है। क्लियर है? तो जिधर करंट चलता है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर लो, जिधर अंगूठा जाएगा उधर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई है? सही है ना। कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच अ मैनर दैट द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप। सही है। देन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच सम गिव द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। बात समझ में आई है? तो ये इस हिसाब से इनवर्ड था साहब और ये इस हिसाब से आउटवर्ड है। हम इसी कंसेप्ट को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, आप कैसे रिप्रेजेंट करना उसको। आया नहीं आया? तो सबसे पहले बेटे डेफिनेशन यही कि डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और ऐसे ही बीच में ना आप लाइन डाल लो और इधर ये और इधर ये। बाकी ये जब आगे और डिटेल में आनी है तो मैं अपने आप लिखवा दूंगा। इस बोलिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ ऑफ द, क्या नाम है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, ठीक है, आइदर पोल, और या पोल स्ट्रेंथ, आइदर पोल स्ट्रेंथ लिख दो इनटू डाइपोल लेंथ, और इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक, तो रोक स्क्रीन को और दोनों को फटाफट नोट कर ले। लिख लिया बेटे। अब इसके ऊपर ना जो कंसेप्ट बनता है डायरेक्शन के ऊपर, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मार्क्स में देखो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स के अंदर। मान ले बेटे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको ले लेते हैं जेड, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप इस प्लेन के अंदर रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, और एक करंट कैरिंग लूप मैं कंसीडर कर लेता हूं इस प्लेन के अंदर, ठीक है। मान लो इसके अंदर आपने जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी है लूप की, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कैसे है? क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं चलो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी चलो इस बन गया तो इसमें भी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। मुझसे कहता है सर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए क्या होगी। चलो एक इसमें भी दिखा दो, इस प्लेन में भी रख दो एक। डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की क्या होगी। और इसमें क्लॉक है ना, इसमें एंटी क्लॉक ले लो। डायरेक्शन बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की तीनों लूप के अंदर। बच्चा बोला इसमें क्या है सर, पर थोड़ा सा दिमाग के अंदर फिगर को बिठाना है क्या। जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए उस रूम के अंदर एक कॉर्नर को पकड़ लो तो तीनों प्लेन दिखाई दे जाएंगे। ये वाली दीवार तो एक्स वाई प्लेन होगी मेरे लिए, मेरी साइड वाली जो दीवार है ये वाई जेड प्लेन है, और जो फर्श है ये मेरे लिए एक्स जेड प्लेन हो गया। तो तीनों लूप के ऊपर ये फिगर बनी हुई है, वो तीनों प्लेन के अंदर ये 3 लूप रखे हुए हैं, ठीक है बेटे। और दिमाग लगा के काम करते रहो। इसके अंदर बोलता है क्लॉकवाइज है साहब, किधर है, क्लॉकवाइज है। अगर इसके अंदर ये क्लॉकवाइज घूमता है तो ये इनवर्ड गई साहब, किधर गई, इनवर्ड। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ बीच में दिखा देते हैं और क्रॉस का साइन डाल के लिख देता हूँ इनवर्ड। एक बच्चा बोला डायरेक्शन शो कर दो सर, बाहर जेड है तो माइनस जेड अंदर की तरफ है तो माइनस के लिख दो। हाँ सर माइनस के लिख दो, एक ही बात है। किस तरफ है, माइनस के की तरफ। और हाँ तो बोले यार
यहाँ पे बोल। अब ये नीचे वाले फर्श के ऊपर रखी हुई है, फर्श के ऊपर, ठीक है, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूमती है तो ये डाउनवर्ड चली गई भाई, क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे तो ये उंगली गई, ये डाउनवर्ड चली गई, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका जो है वो डाउनवर्ड है, यहाँ दिखा दिया, ये है। ऊपर वाई एक्सिस है तो माइनस ऑफ जे की तरफ हो गया, ये डाउनवर्ड है। बात समझ में आई है? अब ये इस प्लेन के अंदर है, इस वाले प्लेन में सामने है, और उस प्लेन के अंदर मैंने देखा रही एंटी क्लॉक घूमता है, एंटी क्लॉक, तो ये मेरी तरफ ही आ गया। इधर एक्स एक्सिस है, इधर क्या है एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन किधर है सर? इसकी डायरेक्शन अगर आप फिगर में रिप्रेजेंट करोगे तो इस साइड है, और ये माइनस ऑफ प्लस ऑफ आई कैप की तरफ है, इस तरफ है। तो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द गिवन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स। 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड में आया हुआ है ये, ठीक है। इनमें से कोई एक लूप पकड़ा देता है, कोई भी एक लूप, और मुझसे कहता है डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रखो। अब ये 3 करंट कैरिंग लूप है, ये अपने मन में इनको 3 मैग्नेट मान के चलिए, ये 3 मैग्नेट हैं। ये मैग्नेट कैसे रखी हुई है? ये कुछ ऐसे रखी हुई है इस हिसाब से, ये इधर इसका साउथ है और इधर इसका नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ, ये ऐसे रखी हुई है, ये ऊपर साउथ है नीचे नॉर्थ है, ये कुछ इस हिसाब से रखी हुई है, ठीक है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। और आया नहीं आया? तो जो करंट कैरिंग लूप होता है ना बेटे, वो इक्विवेलेंट होता है बार मैग्नेट के। इक्विवेलेंट होता है किसके? बार। इसको मैं प्रूफ करूंगा आगे, ठीक है, बस फिलहाल मुझे आज जरूरत है, दैट्स व्हाई आप ये रिलेशन याद रख के चलेंगे कि m की वैल्यू होती है I × A। एक बच्चा बोला चलो ये तो 1 टन था सर, अगर ये 2 टन हो जाते तो साहब दोनों टर्न, ठीक है ना, एक आपने एक वो क्या नाम है, एक टर्न को एक लपेटा वायर और फिर उसके ऊपर एक और लपेट दिया, तो इंडिविजुअल सर्कल, इंडिविजुअल टर्न एक वो डायपोल मोमेंट जनरेट करेगा। तो ये 2 हो गए तो 2 हो गए सब, क्यों 2 मैग्नेट बन गई ना, एक साथ ही 2 मैग्नेट जनरेट हो गए, 3 हो गए 3, 4 हो गए 4, 5 हो गए 5, 50 हो गए 50, 100 हो गए तो 100। बच्चा बोलो जनरलाइज कर दो, आप ऐसे गिनती गिन रहे हो, n टाइम्स कर दो। हाँ साहब, तो इफ लूप हैव n टर्न्स, चलो मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना यहाँ पे, इफ लूप हैज n टर्न्स, तो कोई टेंशन नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है n × Ia, n × Ia, n टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है। बात समझ में आई है बेटे? तो रोक स्किन को और ये लिख ले और ये लिख ले। अब आ जा बेटे अपने टॉपिक के ऊपर, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन कवर हो गई, ठीक है ना। तो m की वैल्यू होती है I × A और डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। देखने का तरीका समझ में आ गया, या साउथ से नॉर्थ देख लो, ठीक है। जो मेन टॉपिक है उस पर आ, तो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपके सामने बेटे एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है, रेक्टेंगुलर, देखो इसमें नहीं लिखा है रेक्टेंगुलर लूप होना चाहिए, लेकिन हम लोग रेक्टेंगल से पढ़ते हैं, ये आसान हो जाता है। फिर लास्ट में कंसेप्ट आएगा, मैं अपने आप बता दूंगा, फिर जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा हर टाइप की लूप के लिए, हर शेप के लिए, ठीक है। लेकिन पढ़ा रेक्टेंगल से जाता है, समझ में अच्छा जाता है, ठीक है। ये करंट कैरिंग लूप है साहब, ये रेक्टेंगुलर लूप है। अब ये रेक्टेंगुलर लूप मतलब जैसे मान के चलना बेटे, ये एक रजिस्टर है, ये आपके सामने रखा कैसे है, इसके अंदर करंट चलता है, तो ये 4 वायर ले लो, ये वायर है, आप रजिस्टर को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है, रजिस्टर नहीं, ये जो 4 वायर मैं दिखा रहा हूँ ये कंसीडर करने हैं आपको, ये 4 वायर है, ये 4 वायर है साहब, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इस हिसाब से बना दूं, रजिस्टर ये ऐसे रख दूं इसको ऐसे, तो बिल्कुल एक रेक्टेंगल आपको दिखाई देता है ऐसे, लेकिन वास्तव में ना बेटे ये ऐसे रखा नहीं है, ये फिलहाल फिगर क्या ऐसे रखा हुआ है, हल्का सा टिल्ट करके, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे देखोगे तो आपको बस ये दिखाई देगा, ये किसी एंगल पे ऐसे रखा हुआ है। अब ये 3D फिगर है यार, इसको 2D के अंदर बनाऊं तो इसको कैसे दिखाऊं, बोल सही ना। तो हम लोग ना इसको हल्का सा टिल्ट करके दिखा देते हैं ऐसे, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मत मान लेना कि ये टेढ़ा है, नहीं, ये है रेक्टेंगल ही, ठीक है। ये ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे नहीं रखा है, ये बीच में ऐसे रखा हुआ है। बात समझ में आई है? तो ये रिप्रेजेंटेशन है ऐसी। तो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लिया और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंसीडर करना है। तो मान ले बेटे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, जो इसको क्रॉस करके निकलती है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, और इंटेंसिटी मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसकी B, ये इसकी इंटेंसिटी हो गई, यूनिफॉर्म है साहब। अब ये कॉमन सेंस है कि बेटे ये अगर ये क्या नाम है, करंट कैरिंग लूप है तो इसका डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट होगा। अब डायपोल मोमेंट किधर होगा, अब जैसे ये लूप है तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब इस पे तो नॉर्मल है, अंदर की तरफ है। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के बताओ, इसका डायपोल मोमेंट अगर मैं तुझे दिखाऊं कि बेटे अंदर की तरफ है, इस पे नॉर्मल है, तो ये अंदर एक ये डायरेक्शन अंदर दिखा दी, कुछ दिखाई देता है नहीं। जब तक मैं ऐसे नहीं करूँगा आपको ये डायरेक्शन दिखाई नहीं देगी, ऐसे करूँगा जब आपको दिखाई देगी। इस फिगर में तो नहीं दिखती, नहीं सर। अगर इसको टिल्ट किया अब दिखाई देती है सर, अब भी दिखाई नहीं दे रही। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन में करते क्या है बेटे, जो डायरेक्शन है बेसिकली यहाँ नॉर्मल है, कहीं दिखा दो नॉर्मल तो कोई नहीं है, जैसे ये नॉर्मल है तो हम ना इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे दिखा देते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे को ध्यान रहे कि इसका जो डायपोल मोमेंट है, या इसको एरिया नॉर्मल भी बोल देते हैं, एरिया नॉर्मल बोलो डायपोल मोमेंट बोलो एक ही बात होती है, डायरेक्शन सेम चलती है दोनों की। तो जो इसका डायपोल मोमेंट है ना बेटे, सही है ना, वो इसके बैक साइड में नॉर्मल है इससे ऊपर, तो मैं उसको यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ उसको, दिस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट, ये डायरेक्शन एन कैप की हो गई। ये किसके ऊपर नॉर्मल है, ये एरिया के ऊपर नॉर्मल है, ये एरिया के ऊपर नॉर्मल है, ध्यान रखना अंदर की तरफ है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऊपर दी गई है। और फील्ड के साथ जो इसका एंगल चलता है ना बेटे, फील्ड के साथ जो ये एंगल है इसको कंसिडर कर लेता हूँ थीटा। तो व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द फील्ड अप्लाइड। देखो असली कंसेप्ट यही है, ये पकड़ में आना चाहिए बेटे। थीटा ये क्या चीज है, कहाँ रिप्रेजेंटेशन दी गई है, कैसे। देखो अगर आप इसको समझना चाहो तो समझना बारीकी से। ये है साहब, इसका एरिया नॉर्मल ये हो गया, ये एरिया नॉर्मल है, मैं ऊपर यहाँ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको ये, या चलो आपकी तरफ दिखा देता हूँ, ये एरिया नॉर्मल है, ये एरिया नॉर्मल है। क्यों भाई, करंट अगर मेरी तरफ क्लॉकवाइज है तो एरिया नॉर्मल आपकी तरफ आएगा, बिल्कुल सही है सब, ये एरिया नॉर्मल दिखा दिया मैंने आपको, आपकी तरफ नॉर्मल। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से इस दीवार के लिए गई हुई है और फील्ड ये गई हुई है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड द फील्ड, बच्चा बोला इस सिचुएशन में तो 90 है। अगर इसके ऊपर ये मैं लूप को ऐसे रख दूँ तो इस सिचुएशन में सर 0 है, और अगर इसको ऐसे टिल्ट करके रखा था, ऐसे टिल्ट किया हुआ है, तो अब ये ना 90 है ना 0 है, इनके बीच में कुछ जनरल एंगल आ गया, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा। फिलहाल 90, 0 और एट एनी जनरल एंगल ये थीटा, तो टिल्ट करके रखा हुआ वो थीटा दिखाया हुआ है। अब ये दिमाग में बिठाना कि ये ना फिगर इसके लूप के बैक में बनती है। अगर मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ दूँ, ऐसे दिखाऊं और ये फील्ड है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो ऊपर करके दिखा दिया गया है बस कि भाई ये थीटा भी एंगल है फील्ड के और नॉर्मल के बीच का। बात समझ में आई है। इस कंसेप्ट को ना बेटे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉर्क आएगा करंट कैरिंग लूप के ऊपर, और टॉर्क के ऊपर हमारे कई डिवाइस बेस हैं, कई डिवाइस हैं, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वानोमीटर है, जितने मीटर्स हैं ना ये सभी छोटे से कंसेप्ट के ऊपर बेस होते हैं। टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, जो निडल होती है ना, निडल ये इस लूप के साथ अटैच होती है, और जैसे उस पर टॉर्क आता है निडल हिल जाती है, वो हमको रीडिंग दे देती है, स्केल के साथ लग के रीडिंग दे देती है। बात समझ में आई है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को जनरलाइज करना कि ये जो थीटा दिखाया गया है कहाँ, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस थोड़ा सा अंदाजा देने के लिए थी कि साहब ये टॉपिक आगे डिटेल में पढ़ना है, ये प्रिंसिपल बनेगा गैल्वेनोमीटर का आज का ये टॉपिक, ये हेडिंग जो डली है। बात समझ में आई है। तो हल्का सा इसको दिमाग में बिठाना जब पढ़ोगे कि ये करंट कैरिंग लूप रखा कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर और थीटा किसके बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, या थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द फील्ड अप्लाइड, एंड द फील्ड अप्लाइड। ये फिगर ऊपर की तरफ रिप्रेजेंटेशन एन ऊपर की तरफ दिखाया गया है, इस बात को समझिएगा बेटे, ठीक है। ये मत सोच लेना ये क्या निकल के जा रहा है ऊपर, ये निकल नहीं रहा है बैक साइड में इसके, वो ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं जिससे बच्चे को ध्यान रहे कि इसके अंदर कुछ कंसेप्ट पीछे चल रहा है, ठीक है बेटे। ये है। अब मुझसे कहता है साहब इसका टॉर्क डिफाइन करो, चलो अब ये रेक्टेंगल है ना, तो बेटे इसका लेंथ और ब्रेथ को मैं एल और बी लिख देता हूँ, सही है। इसकी लेंथ को मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्मॉल एल, लेंथ इज एल,
एंड ब्रेथ इज बी। लंबाई और चौड़ाई, क्यों रेक्टेंगल कंसीडर किया है ना, तो एल और बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है सर, अब तुम ना एक बात को समझना बेटे, अगर बात को पकड़ पाए तो मज़ा आएगा, बात को पकड़ पाए तो मज़ा आ जाएगा। ये लूप है, ये 4 तार हैं और ये फील्ड अप्लाइड है, इस साइड है फील्ड। आज इस वाले वायर में इस वायर को और इस वायर को देखना है, इन दो को देखना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, इनका कंसेप्ट कैंसिल आउट होता बता दूंगा, इन दो पे कंसंट्रेट करना। आज ये फील्ड इधर है और ये वायर के अंदर करंट ऊपर है, एंगल कितने का है फील्ड, इसमें फील्ड में और करंट कैरिंग वायर में सर 90 का, इसके साथ 90। ठीक है सर, अब मैं इस रजिस्टर को घुमा रहा हूँ, अपनी फील्ड को नहीं बदला। अब बोलो इस कितना एंगल है सर, कैसी बात करते हो, अब भी 90 है। इसके साथ बोलो सर अब भी 90 है। किसी एंगल पर रख दे, छोड़ देता हूँ सर, ये इस साइड है, ये अब भी 90 है। भाई ये कॉमन सेंस है, ये ऊपर की तरफ है, ये इस साइड है, तो 90 का एंगल है। बोल सही बात है नहीं, ये वायर है ऊपर की तरफ और ये है 90 है। ये घूम करके यहाँ आ जाए अब भी 90 है, ये यहाँ आ जाए 90, अब यहाँ पे आ जाए 90, यहाँ आ जाए 90 है। अगर मैं तेरे को ये पूरा गोल घुमा के दिखा देता हूँ, हर जगह 90 रहता है। हाँ, मेरा आपसे कहने का मतलब है कि जब इस पर्टिकुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा ना, बेशक टॉर्क लग जाओ, ये थीटा चेंज नहीं होता है एक वायर के और बी के बीच का। जो फिगर के अंदर जो तुझे यहाँ पे 90 दिखाई देता है ना बेटे, ये जो 90 दिखाई देता है ये हमेशा ही 90 रहेगा, ये हमेशा ही, क्योंकि इस कॉइल के ऊपर लगेगी टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क लगता है। आज ये फिलहाल मैंने लेट कर ऐसे रखी हुई है, मैं इसको इसके ऊपर टॉर्क लगाता हूँ, ये ऐसे हिल जाएगी, हिल जाने दो, ये इसके ऊपर हमेशा ही 90 का एंगल रहेगा। हमेशा क्या रहता है 90। ये एंगल मैंने किसके बीच का बोला है, ये वायर के और फील्ड के बीच का बोला है, वायर के और फील्ड के। बच्चा बोला अब ये समझा रहे थे, हाँ अब लेंथ, भाई फोर्स तो टॉर्क लगाने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स यहीं से उठेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, डेरिवेशन देखिए, फोर्स ऑन वायर, इसको डाल देता हूं P Q R S। ठीक है बेटे, फोर्स ऑन वायर PQ, फोर्स ऑन वायर PQ, PQ के ऊपर फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं जानता हूं, उसका नाम F1 डाल देता हूं। फोर्स होता है IBL sin थीटा, करंट अपना, फील्ड दूसरे की। सर मेरा करंट ऊपर की तरफ है, फील्ड दूसरे की B है, लेंथ L ले रखी है, लेकिन एंगल 90 का है, तो ये हो गया IBL sin 90, दैट्स वाई ये हो गया IBL। इक्वेशन आई फर्स्ट। अरे हाँ तो बोल, अब बताना, फोर्स वायर PQ के ऊपर हो गई, RS के ऊपर, तो फोर्स ऑन वायर RS के ऊपर बताओ, तो करंट अपना, फील्ड दूसरे की, उसका नाम F2, करंट I चल रहा है, फील्ड दूसरे की है, लेंथ L है, IBL sin थीटा। सर ये भी 90 रहेगा, ये हो गया IBL sin 90, आंसर आया IBL। तो कंसेप्ट को पकड़िए, वही टॉर्क वाला चल रहा बिल्कुल सेम। याद है जब ये डायपोल पढ़ा था तो दो फोर्स लगाई थी, ये चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, दोनों फोर्स इक्वल आई थी। हाँ बिल्कुल सेम वही एनालॉग चल रहा है, IBL। अब इनकी डायरेक्शन देखियो, डायरेक्शन देख, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ऊपर है, फील्ड इस साइड है, करंट ऊपर, फील्ड इस साइड। क्या डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड पाम रूल से, जो अपना जुगाड़ रूल है, जुगाड़ से बोलो, करंट ऊपर, फील्ड इधर, करंट की तरफ उंगली, फील्ड को हथेली, क्या इनवर्ड है? हाँ। इस पर किधर है, इस पर चेक करो सर, करंट तो नीचे है और फील्ड उस साइड है, करंट नीचे, फील्ड उस साइड। ठीक है, आप कॉपी घुमाओगे, मैं ऐसे घूम के दिखाता हूँ, करंट नीचे, फील्ड में ही तरफ है, क्या आउटवर्ड है? हाँ। तो इसके ऊपर जो फील्ड की वो क्या नाम है, फोर्स की डायरेक्शन है ना बेटे, वो इनवर्ड है। यहाँ दिखा देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज इनवर्ड। अब वो फिगर में कैसे रिप्रेजेंटेशन दूँ, ऐसे देते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, आपकी तरफ है। हाँ है ना, क्लियर है? एट एनी इंस्टेंट दिखाइए बेटे, ये F1 दिखा दी और ये दिखा दी F2। कंसेप्ट है, उससे पकड़िए, जो फिगर है उसको दिमाग में बिठाना। अब मैं यहाँ समझाता हूँ, देख रहा, ये वायर था साहब, करंट ऊपर था। हाँ, इस पर्टिकुलर, अब ये फिगर में देखा जाए तो ऐसे रखा हुआ है सिचुएशन, ये ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, ऐसे दिखा रखी है, कोई बात नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं, बात तो वही है।
करंट ऊपर, फील्ड इधर। बोल सही है? क्या लगने वाली करंट की तरफ उंगली, फील्ड को हथेली, क्या फोर्स मेरी तरफ? यस। इसके ऊपर फोर्स आपकी तरफ, जो सॉरी आपकी तरफ, करंट नीचे, फील्ड ये आपकी तरफ। कहने का मतलब ये फोर्स आपकी तरफ, ये रही, और इस पर जो फोर्स आ रही है वो मेरी तरफ। ये सिचुएशन है। ये वाली फोर्स आपकी तरफ, ठीक है बेटे, और ये वाली फोर्स मेरी तरफ। ये मैंने ऊपर करके दिखाई है। क्या आपको फिगर के अंदर दिखाई देता है? ये कुछ ऐसा कपल सा जनरेट होता है ऐसे, देखिए नीचे ऊपर। इक्वल फोर्स हैं दोनों, एंटी पैरेलल है, किसी दूरी पर अप्लाई होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये दो वायर, ये वाला जोड़ा फील्ड के अंदर आता है ना बेटे, तो तुरंत फोर्स कुछ ऐसे अप्लाई हो जाती है, ऐसे, और ये कपल जनरेट कर देता है। और आप लोग जानते हो कि जहां कपल जनरेट हुआ वहां बॉडी रोटेट करेगी ही करेगी, चाहे कुछ हो जाओ। अब ये वाली फोर्स 24 घंटे तेरी तरफ रहेगी, ये वाली फोर्स मेरी तरफ रहेगी 24 घंटे। अच्छा बोला मतलब ये है, तू फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदल रहा, तू करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रहा, थीटा नहीं बदल रहा, किसके बीच का? इसके और इसके बीच का। तो ये एंगल चेंज नहीं होने देता। जब तू कोई सा एंगल चेंज नहीं होने देगा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी साहब? अब जैसे इस पे कपल लगेगा ना, ये लूप ऐसे रोटेट करना चालू करेगा, ऐसे। कोई कागज निकल आया। ये लूप बेटे ऐसे रोटेट करना चालू करेगा इस हिसाब से, ठीक है, और ये गोल घूमता घूमता कुछ ऐसे, ये आपकी तरफ और ये मेरी तरफ, ये यहां आकर के ये रुक जाएगा। इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके आगे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब फोर्स ध्यान से देख, एक दूसरे की एक्सिस के, वो फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गई। ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये कैंसिल आउट कर जाएंगी। बोल सही बात है नहीं? ये फोर्स आपकी तरफ, ये फोर्स मेरी तरफ, कैंसिल ईच अदर। यहां पे था, टॉर्क लगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बॉडी रोटेट करेगी, टॉर्क लगने से ऐसे हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तू जानता है कि जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है साहब, वहाँ SHM का डेरिवेशन बन जाता है टाइम पीरियड का, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा SHM के अंदर जाता है। कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा हिला के चले जाओ, SHM दे देगी, और जहाँ उसने SHM दिया वो हमारे लिए टाइम पीरियड दे के चला गया, उसका तो SHM हुआ, वो तो थोड़ा सा हिला के चला गया, हमें SHM ड्राइव करना, सो दैट एट SHM कैलकुलेट टाइम पीरियड। दो डेरिवेशन और बन गए साहब। दोनों डेरिवेशन मैंने आपको इस वाले डेरिवेशन के साथ करा रखे हैं, बिल्कुल सेम वही एनालॉग यहाँ लिख लेना, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सेम, बस वहाँ पे जो P चला है उसे M कर लेना, सेम एकदम। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई है? क्या कि सर जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, वो क्या नाम है, जैसे इसके लूप के अंदर करंट चालू करूंगा, करंट चालू होते इसके ऊपर टॉर्क आएगा। दोनों लूप के ऊपर फोर्स आएगी, फोर्स कपल जनरेट करती है, कपल से टॉर्क जनरेट होता है। बोल सही है ना? टॉर्क जनरेट होगा, वो रोटेट कर जाएगी। कब तक रोटेट? गोल घूमने लग जाती है? नहीं साहब, जहां है वहां से उस पर टॉर्क लगेगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाके रुक जाएगी। कहां जाके रुक जाएगी? स्टेबल के अंदर। नहीं रुकेगी तो साहब SHM करना उसे वहां जाके। अरे हाँ, तो बोल, हाँ, अपने मन में गोल मत घुमा देना साहब, चक्री काटे ही नहीं, ठीक है। जैसे फोर्सेज एक एक्सिस के अलोंग आती हैं, बॉडी रुक जाती है। आया नहीं आया? तो ये दो फोर्स अप्लाई हो गई साहब, F1 और F2 अप्लाई हो गई, इक्वल मैग्नीट्यूड की थी, एंटी पैरेलल थी, कपल जनरेट किया, और साहब कपल अगर जनरेट हुआ है तो टॉर्क अप्लाई होगा। सही है ना? क्या अप्लाई होगा? टॉर्क। एज वी नो कि टाउ बराबर होता है, एज वी नो टाउ बराबर होता है, 11th क्लास में टॉर्क निकालने के हमने दो कंसेप्ट देखे थे। एक होता था फोर्स को एक्स्ट्राप्लॉट करो, और एक होता था फोर्स को रिजॉल्व करो। मैंने आपको जब ये P sin थीटा कराया था, जब भी दोनों मेथड से कराया था, जो अच्छा है आप उसको यूज़ करिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल सरकारी फॉर्मूला लिख देता हूँ। टाउ क्या होता है बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोलियो टाउ किसके बराबर हो गया? तो IBL, ये तो आइदर फोर्स हो गई,
कोई सी उठा लो, और इनटू में आर परपेंडिकुलर, इनटू में आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब साहब ये परपेंडिकुलर भी बड़ा तगड़ा खेल है। तगड़ा खेल कैसे देख, ये अगर ऐसी सिचुएशन होती ना, ये वाली फिगर ऐसे बनी होती, ये बिल्कुल सीधा रजिस्टर रखा होता एकदम सीधा, तो कोई समस्या नहीं थी। ये आपकी तरफ होता, ये मेरी तरफ होता, और टॉर्क जब दिखाते तो तू ध्यान से देख, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करके दिखाऊं तो ये जो विड्थ है, जो बी मैंने दिखा रखा है, ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ये फिगर ऐसे बनी होती तो विड्थ जो आर परपेंडिकुलर है वो बी के बराबर हो जाता, अगर ये ऐसे बनी होती तो। लेकिन साहब ये फिगर ऐसे बनी ही नहीं है, ये फिगर किसी एंगल पे दिखा रखी है। ये फिगर लेट कर कुछ ऐसे मुझे रिप्रेजेंटेशन में दे रखी है किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। तो अब ये जो फिगर, ये जो फोर्स है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ये फिगर है ये, इस हिसाब से। ऐसे नहीं है, ऐसे होती तो बात बन जाती, फिर तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। वो सही है ऐसे, और तो सॉरी फोर्स तो आपकी तरफ आई, ये देख अभी गलती हो जाती, फोर्स चेंज नहीं होगी, ये रिप्रेजेंटेशन है ये। अब जब रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे है तो मैं आपको, ये पेन भी तो नहीं रुक रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है बेटे, ये ठीक है किसी एंगल पे। अगर आप इसको अब देखो तो आप ध्यान से देखो, ये दिखा, ये चीज़ है, ये फिगर समझ में आती है। बिल्कुल सीधा होता ना तो फिर तो टेंशन नहीं थी, बिल्कुल सीधा होता तो आपको ऐसे दिखा देता तो समझ में आ जाता। अब ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, ये कुछ एक ऐसे हिसाब से। तो अब इनके बीच का परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करूं? तो नियम कहता है कि फोर्स को एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, तो इसी एक फोर्स को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, मान लो इसी को करूंगा पीछे की तरफ, और देन यू हैव टू कैलकुलेट द परपेंडिकुलर बिटवीन देम। जैसे समझना इधर दे, इस फिगर का अपर व्यू दिखा रहा हूं बेटे मैं, अपर व्यू ध्यान से देखना, जो अभी रजिस्टर से दिखाया ना आपको कुछ हिसाब से। अपर व्यू मतलब साहब ये तो हो गया, आप लिख लेना अपर व्यू, जगह कम हो जाएगी इसलिए मैंने मिटा दिया। ये तो मैंने दिखा दिया आपको विड्थ, ये बी है साहब। दो फोर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मैंने अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर करके दिखाई है, एक डाउनवर्ड में दिखाई है। ये फिगर आपको समझ में आई है ना, क्या है ये F1 दिखा दिया, ये F2 दिखा दिया, और जो थीटा इसके क्या नाम है, एरिया नॉर्मल है वो इस पर परपेंडिकुलर है, ये एरिया नॉर्मल हो गया, और जो फील्ड के साथ एंगल है वो इस हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये थीटा हो गया। बोल सही बात है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया नॉर्मल। अब इसमें से किसी एक को एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, तो मैं फोर्स को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देता हूं, ये एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। अब फोर्स को एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये आ गया ऐसा। तो दिस इज आर परपेंडिकुलर, जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब तू एक बात जानता है, जैसे मान लीजिए बेटे ये डिस्टेंस मेरा बी था, यहां से यहां तक बी है, तो परपेंडिकुलर हमेशा साइन थीटा में ही आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो ध्यान से, आप ना इसको पीछे तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करके देखो, ये कर लिया एक्स्ट्रा प्लॉट, हल्का सा पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो, तो ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये 90 है, तो ये जो हिस्सा बचा, ये वाला जो एंगल बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 90 माइनस थीटा बचा, क्योंकि टोटल 180 है ना पूरा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। सॉरी, आर की वैल्यू तो यहाँ बी है ना, सॉरी, ये क्या आ जाएगा, ये बी साइन थीटा। आप ना इस फिगर को समझने की कोशिश करना बेटे, दिखाई कैसे है। ये फिगर रजिस्टर वास्तव में ऐसे रखा था, ठीक है, एक आपकी तरफ थी, एक मेरी तरफ है फोर्स, ये सिचुएशन है। लेकिन जब आपको समझाया है तो इसका अपर व्यू आपको ये चीज़ दिखाई है ऐसे, तो ये जो आपकी तरफ थी, जो ये आपकी तरफ थी, ये मेरी तरफ, जब ये फिगर ऐसे बनाई गई तो आपको दिखाने के लिए ऐसे समझाई गई है। ये कहानी है, ये एक ऊपर है एक नीचे की तरफ है, और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके दिखाया ये परपेंडिकुलर है। आया नहीं आया, बात समझ में आई? अब ये समझ में आया तो कहानी खत्म बेटे। देखो इसके अंदर ना मेन देखा जाए तो यही कंसेप्ट था। तो अब ये टाउ की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे आई वी एल,
और ये परपेंडिकुलर हो गया बी साइन थीटा। अब अगर ये बी साइन थीटा हुआ तो तू इसको ध्यान से देख बेटे, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ बन गया एरिया। तो टाउ का जो फॉर्मूला मार्केट में आया वो आया आई बी इंटू एरिया साइन थीटा। चेक कर, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ द लूप। बोल सही है? बच्चा बोला सर आई इंटू ए, मैं जानता हूं इसको बोलते हैं एम। खत्म। क्या बोलते हैं? एम। ये ध्यान से देख, वही रिलेशन आ गया बेटे जैसे आपका टाउ पी ई साइन थीटा आया था ना, यहां आ गया एम बी साइन थीटा। और इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, इफ एन बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल, तो टाउ की वैल्यू मार्केट में हो जाएगी एन आई ए बी साइन थीटा। क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं और यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा अप्लाई होता है, तो मैंने इसको लिख दिया एन टाइम्स। इसके आगे लगा दो अच्छी बात है, लेकिन वो याद करने में अच्छा नहीं लगता। पर एन आएगा तो एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो एम बी साइन थीटा, टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। डेरिवेशन टफ नहीं है, लेकिन ये इसको समझना थोड़ा सा टफ है बेटे। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। हाँ, अगर आप इसको क्रॉस की फॉर्म में लिखोगे तो दिस इम्प्लाइज टाउ इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। अगर आप लिखते हो तो क्यों भाई, एम बी साइन थीटा तो एम क्रॉस बी। आया नहीं आया? और ये विधि का विधान आप सब जानते हो कि कभी भी जब हम कोई रिलेशन ऐसे लिखते हैं ना, इस हिसाब से एम बी साइन थीटा, तो ये जो थीटा होता है इन दो के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे बेटे ये कभी भी आप रिलेशन बोलो ना, कभी भी मुंह से बोलो, और ये ही नहीं, ये जिंदगी भर याद रखना कि कभी कोई रिलेशन याद करो जिनमें थीटा आता है पीछे, तो साथ में बोलना होता है भैया थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल है ये। बस यहाँ पे ना एंगल बहुत मायने रखता है बेटे। ठीक है, ये वाला एंगल है ये दिस इज थीटा हियर। आप ना एक बार ध्यान से सुन लो कि इस थीटा को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। जब ये वाला फॉर्मूला लगाए ना आई बी एल साइन थीटा, तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर ये फोर्स का फॉर्मूला है, इस लूप के ऊपर लगाए, वो ये 90 है, ये वाला 90 है, वो ये वाला 90 है वो। और जब यहां पे बात आई है तो वो ये वाला थीटा है। और आया नहीं आया? एक बच्चा बात को समझता है कि जहां जहां टॉक लिखा जाता बिना कहे हुए वहां स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन लिखी जाती है। साहब अब मैं बड़ा हो गया, मुझे बार बार कोई समझाने वाला नहीं आना चाहिए। क्या कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो फॉर स्टेबल थीटा 0, टाउ की वैल्यू 0, सॉरी टाउ 0 साइन 0 फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू 180, टाउ की वैल्यू 0। तीसरी फॉर मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। अब आप लोग अंदाजा लगा के देखो बेटे, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है तो ये सवाल पक्का आना है, चाहे वो स्टॉक से आ जाओ जो पी साइन थीटा पर। राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क इज दिस, 4 ऑप्शन थे, 90। मैक्सिमम थीटा की वैल्यू 90 होती है, साइन 1 आता है ना मैक्सिमम थीटा, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा शुड बी 90 डिग्री, दिस इज द कंडीशन। और टाउ मैक्स की वैल्यू एन आई ए बी या एम बी लिख दो। और हाँ तो बोल। और स्टेबल अनस्टेबल आप लोग सभी जानते हो बेटे, ये वाली फिगर कभी मैंने आपको समझाई थी, सबसे प्यारी फिगर है स्टेबल अनस्टेबल। ये बॉल किसके अंदर है? स्टेबल में। ये किस में होती है? अनस्टेबल में। ये किस में होती है? न्यूट्रल में। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, घूम घाम के उल्टी आ जाए अपने आप स्वतः, कोई दूसरा लाने वाला, तू इसको डिस्प्लेस कर यहाँ ला के छोड़ दे, घूम घाम के अपनी बेचारी उल्टी आ जाएगी। ये स्टेबल में थी, ये थी, ये बॉल यहाँ रखी हुई है, एक बी के ऊपर बॉल रखी है यहाँ, और तू इसके अंदर फूंक मार दे, हल्का सा हिला दे,
आज तो किसी ने छेड़ी नहीं है तो मस्त बैठी है, किसी हल्की सी भी छेड़ दी ना भाग जाएगी, अपने आप उल्टी आ जाए बी के ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा इस इक्विलिब्रियम कहलाता अनस्टेबल। बच्चा बोला यहाँ तो समझ में आता है लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे देख, अगर तू पकड़ पाएगा तो मजा आएगा बेटे, नहीं पकड़ पाया तो यहीं छोड़ के चला जाइए। थीटा 0 स्टेबल। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? थीटा किसके बीच का एंगल होता है? एम और बी के बीच का। ये लूप है, आज ये लूप है, करंट इसके अंदर ऐसे चलता है, एक करंट मैंने ये लिया हुआ है इस हिसाब से, इसका एम किधर है? एम किधर है सर? इसका एम इधर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। क्या ये सिचुएशन आज इस कमरे के अंदर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है? हाँ। आप इसकी फोर्स का अंदाजा लगाओ, फोर्स किधर है? इसके ऊपर लगने वाली फोर्स आपकी तरफ है साहब। देखो इसके अंदर करंट है नीचे और फील्ड इधर है, ये फोर्स आपकी तरफ है, इस पे लगने वाली मेरी तरफ है। ये दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल। ये फोर्स आपकी तरफ है, ये मेरी तरफ है, ये मेरी तरफ, ये सिचुएशन है स्टेबल की। एक बच्चा आया चुपचाप, ध्यान सुनना, इसके ऊपर टॉक लगा, इसको घुमा के चला गया रजिस्टर को, बोला मैं तो ऐसे घुमाऊंगा। अब मैंने आपसे कहा कि डायरेक्शन नहीं बदल सकती, ये आपकी तरफ रहेगी। वो घुमा के भाग गया, ये फोर्स तेरी तरफ, ये वापस खींच लेगी, आ जा। अपने मन में आप कुछ ऐसा मान लो, ऐसा मानिए कि आपने करा क्या कि इस रजिस्टर को इधर की दीवार पे रस्सी से बांध दिया, तो फोर्स फिक्स हो गई, या स्प्रिंग से बांध दिया। अब उस रजिस्टर को ऐसे घुमा दो और छोड़ दो, साब स्प्रिंग उसे घूम घाम के लास्ट में यहीं रोक दी, चल। तो व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, इट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑन इट्स ओन, देन द बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये वापस क्यों आ गई? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो स्प्रिंग उधर ही बंधी हुई थी, वो खींच लेगी उल्टी। आप ऐसे करके स्प्रिंग उधर ही खींच रही है, वापस आ जैसा। आया नहीं आया? फिर अनस्टेबल में कहानी कुछ ये बनेगी कि थीटा होता है 180 का मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए। अब इसके ऊपर जब मैं देखूंगा तो करंट नीचे की तरफ है, फील्ड इस साइड है, फोर्स इधर आएगी, तो ये ऐसे है बेटे। इस जब 180 बन जाता है ना ये तो एक फोर्स ना आपकी तरफ है, एक मेरी तरफ है। जैसे ये रजिस्टर है ना, इसको अंदर की तरफ दबाना है, पिछले में तो बाहर की तरफ खींचना था, अब इसमें अंदर दबेगा, अंदर की साइड, ये इधर से, ये इधर से। अब मैं अंदर की तरफ जोर लगा रहा, किसी ना के इसको हिला दिया, अब मेरा जोर, इस उंगली का जोर अंगूठे का आपकी तरफ है, इसका मेरी तरफ है, और किसी ने हिला दिया तो ऐसे। अब ये जो मेरा जोर है ऐसे है और ये वाला इधर है, सब ये घूम जाएगा ऐसे। तो अनस्टेबल में था, तो अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया तो घूम जाता है गोल। गोल का मतलब यहाँ से उठ के ऐसे चला जाता है, वो ऐसे चक्री नहीं काटता, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है, ऐसे थी ऐसे हो जाएगी। आया नहीं आया? तो ये दीज आर द कंडीशन फॉर स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्सिमम। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन देखो ये कुछ नहीं है लेकिन इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। थीटा किसके बीच का एंगल है? एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, एरिया नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। देखो कुछ बुक ऐसी हैं बेटे, वो ना थीटा को ये ले लेती है, ये वाला एंगल थीटा लेती है, ध्यान से सुन लेना। ये अगर ये वाला एंगल दिखा दिया, दिस इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, इस थीटा को दिखाते ही ना ये 90 माइनस, हमारे अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा हो जाता है, फिर ये कॉस में आ जाएगा। तो कुछ बुक्स के अंदर अगर आपको ना ये रिलेशन कभी कॉस में मिल जाए, NIAB कॉस थीटा, तो घबराइएगा मतलब रिलेशन सही है वो, लेकिन उसके अंदर जो थीटा है फिर वो फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच का है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर रिलेशन थीटा का कहाँ है, ये थीटा क्या चीज है, इस रिलेशन के अंदर याद होना चाहिए। अगर साइन लिखा है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉस लिखा है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। और दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप हर बुक को बदल के देखो, 4-5 बुक अगर ट्राई करोगे सब में आधा आधा मिलेगा। सही है, 6 बुक देख लो, 3 में कॉस 3 में साइन मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना एक ही है साहब। ठीक है, जो पढ़ा है उसको, जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में बिठाना है। कॉस मिल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन मिल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा किसके बीच का ये याद होना चाहिए। और आया नहीं आया? ठीक है बेटे, तो ये डेरिवेशन है।
अब ये 5 नंबर का डेरिवेशन है बेटे, तो इसको डिक्टेट कर देता हूँ। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग बनाने के बाद पहले 1-2 लाइन उसके सम्मान में लिख लो, फिर इस फिगर पे आना। लिखो, कंसीडर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। कंसीडर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप in external uniform magnetic field B. In external uniform magnetic field B. Let इसमें काफ़ी पैरामीटर यूज होंगे बेटे, ठीक है, तो एक एक लाइन में लिखते जाना है। I बराबर है करंट इन द लूप, I बराबर है करंट इन द लूप, L लेंथ ऑफ द लूप, एक एक लाइन में लिखते जाना है। लेंथ ऑफ द लूप, B ब्रेथ ऑफ द लूप, चौड़ाई, A लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, एरिया ऑफ द लूप, M आई इंटू ए लिख लेना, आई इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप इन द लूप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। ठीक है, ये पैरामीटर हो गए सारे। अच्छा, थीटा असली तो रह गया बेटे, थीटा बराबर है, जो मेन है वो रह गया, थीटा बराबर है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर हो गए बेटे। अब उसके बाद आप बेसिक से ये वाली फिगर ऊपर नीचे बना लो, साथ में बना लो, आपकी मर्जी है, ये दोनों बनानी है। ठीक है बेटे, और इसको बनाने के बाद फिर आप यहाँ से लिखोगे फोर्स ऑन वायर पी क्यू। ठीक है, फिगर बनाने के बाद फोर्स ऑन वायर पी क्यू और फोर्स ऑन वायर आर एस, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डल जाएगी। ठीक, तो अपना एक बार स्क्रीन को रोक के बेटे ये दोनों लिख लो, फिगर बना लो और ये दोनों लिख लो, बस यहाँ तक लिखना, फिर रुक जाना, मैं 2 लाइन यहाँ पे डिटेट करूँगा, फिर ये आगे लिखना है। स्क्रीन को रोक और लिख लिया बेटे। अब ये लिखा है ना, सेकंड इक्वेशन तक हो गई, उसके नीचे लिख द फोर्सेज F1 F2 या दीज फोर्सेज F1 एंड F2, दीज फोर्सेज F1 F2 आर इक्वल, anti-parallel, having different line of action, are equal anti-parallel and have different line of action, hence they form a couple, 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 और जहाँ कपल जनरेट होता है आप लोग जानते हो, बॉडी रोटेट होती है, टॉर्क लगता है, hence they form a couple which tends to rotate a body, या which applied a torque, लिखो which applied a torque on the body, which applied a torque on the body, फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड होने से F नेट 0 हो गया, F नेट 0 होने का मतलब वहीं पे रोटेट होगी, भागेगी नहीं इधर उधर, ट्रांसलेटिव मोशन नहीं आएगा, वहीं रोटेट होती है। तो फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंटी पैरेलल, along they act along different line of action, hence they form a couple which tends to rotate a body, या which वो क्या नाम है, a torque is applied on it। ठीक है, ये लिखने के बाद और फिर उसके बाद बेटा एज वी नो, ये पूरा, उसके बाद यहाँ तक, फिर स्पेशल केसेस डाल के 4 स्टेबल, 4 अनस्टेबल, 4 मैक्सिमम। ठीक है, और स्क्रीन को रोको और आराम से नोट कर लो। लिख लिया बेटे, तो टाउ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, ये डेरिवेशन पूरा हुआ। देखो आप ना इसके नीचे बेटे एक नोट डाल के लिखो, नोट या कंसेप्ट डाल के लिख लो, कंसेप्ट। याद है हमारे सिलेबस में एक फॉर्मूला पहले भी आया था जिसमें लूप का एरिया या प्लेट का एरिया आया था, सॉरी लूप का क्या, प्लेट का एरिया आया था, याद करो, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपको याद होगा वहाँ पे कंसेप्ट लिखाया गया था, द कैपेसिटेंस डज नॉट, या दिस फॉर्मूला डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द प्लेट, ओनली डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द प्लेट। इन द सेम पैटर्न, जैसे ये रिलेशन है ना एन आई ए बी साइन थीटा टाउ इक्वल्स टू, इसमें भी एरिया आया है। तो ये जो रिलेशन है ना बेटे, ये डिपेंड नहीं करती है कि उस देख ध्यान से देख, लेंथ ब्रेथ मतलब कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो उसी शेप को डिफाइन करे। एरिया आया हुआ है, एरिया से शेप थोड़ी डिफाइन होती है, एरिया तो कैसे होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कंपल्सरी नहीं है कि ये जो रेक्टेंगल लेकर के मैंने आपको समझाया रेक्टेंगल ही हो, ठीक है, या हमेशा सर्कल ना, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी, ठीक है, कैसा भी एरिया हो, बस करंट कैरिंग लूप होना चाहिए वो, ठीक है। तो अपना नोट डाल के लिखिए, नोट द रिलेशन टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, द रिलेशन टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा does not depends on the shape of the loop, does not depends on the shape of the loop, only depends on the area of the loop, only depends on the area of the loop, area of the loop, full stop। for a given perimeter, for a given perimeter, याद है एरिया किसका मैक्सिमम आता है, सर्कल का। for a given perimeter the area of the circle is maximum, hence the torque on circular, hence the torque on circular current carrying loop is maximum, torque on circular current carrying loop is maximum। अंडरलाइन कर लेना, फॉर अ गिवन पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर जैसे एक तार लिया आपने, 1 मीटर का तार ले लिया, अब उस 1 मीटर के तार का आप सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ, कोई अलग शेप बनाओ, कुछ भी बनाओ, टॉर्क किस पे मैक्सिमम जाएगा, सर्कल के ऊपर। फॉर अ गिवन पेरीमीटर एरिया सर्कल का मैक्स आता है, तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉर्क आता है, और दैट्स वाई न्यूमेरिकल भी ज़्यादातर ना सर्कुलर लूप के ही आते हैं बेटे, ठीक है। तो ये नोट हो गया, नोट से मुझे समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला एक ये नहीं है कि रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल इसलिए बेटे कि इसमें थोड़ा बेनिफिट ये होता है रेक्टेंगल को समझाने में कि बच्चे को ये दो एंटी पैरेलल जो फोर्स हैं कपल, ये साफ दिखाई दे जाता है कपल लगा है। अब जनरल समझा दो, देन उस फोर्स को रिजोल्व करते रहो, ठीक है ना। यही डेरिवेशन होता है रेक्टेंगल वाले ही, सिलेबस में यही है, और उससे कंक्लूजन उठा देते हैं। बात समझ में आई? आ जा साहब। तो ये रिलेशन बेटे हमारे सामने आ गया कि टाउ इक्वल्स टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा, और फॉर्मूले में आया हुआ थीटा, फॉर्मूले में आया हुआ थीटा एरिया नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल होता है, एरिया नॉर्मल और फील्ड के बीच का, ठीक है। देखो इस कंसेप्ट को पूछने का अंदाज देखना बोर्ड का, एक क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन लिखिए। A current carrying coil is placed in XY plane, as shown in figure, calculate the torque on the coil for given parameters, पैरामीटर बेटे मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। करंट मुझे दे रखा है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100, ठीक है, फील्ड दे रखी है 5 टेस्ला, और इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना, तो रेडियस मुझे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। मुझसे कहता है साहब इसके ऊपर टॉर्क लिखिए, कितना टॉर्क लगेगा। तो आप स्क्रीन को रोक लो एक बार, और स्क्रीन को रोक के अपने आप लिखो।
जो मैंने आपसे बोला गिवन पैरामीटर, वो सारे पैरामीटर लैंग्वेज में ना यहाँ लिखवा दिए, ठीक है। बच्चा बोला इसमें क्या है सर, टॉर्क ही तो लिखना था। टाउ इक्वल्स टू NIBA sin थीटा होता है। एन की वैल्यू मुझे 100 दे रखी है, करंट मुझे 10 एम्पियर दे रखा है, SI के अंदर है। हाँ, एरिया हो जाएगा पाई ऑफ R का स्क्वायर, फील्ड मुझे दे रखी है 5 टेस्ला, इनटू में लिख दिया मैंने sin थीटा। पाई की वैल्यू भी डाल देता हूँ बेटे, ठीक है। जब उसने इतनी बड़ी वैल्यू दी है तो मैं भी लिख देता हूँ 22/7 पाई। R दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट हुआ, इनटू में हो गया 5, इनटू में sin थीटा, इनटू में sin थीटा, आंसर आया 0। एक बच्चा जो चुपचाप sin 45 लिख करके बैठा था, sin 45, उसकी आंखें खुल गईं। क्या खुल गई साहब आंखें? क्या कि 45 कहाँ गया? सरकार ने 45 क्यों दिया आज तक मुझे नहीं पता है, क्यों दिया पता नहीं साहब। अब उसकी लैंग्वेज को पकड़िए आप। उसने कहा कि जो कॉइल है वो XY प्लेन में रखी है, ये XY प्लेन है और रिप्रेजेंट है XY प्लेन, और फील्ड उसके ऊपर नॉर्मल है, इनवर्ट फील्ड है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है? एरिया नॉर्मल और फील्ड के बीच का, या मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच का। इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? अंदर है, इनवर्ड है साहब। फील्ड किधर है? इनवर्ड है। क्या थीटा की वैल्यू 0 थी? हाँ 0 थी। 45 क्यों ली गई? मुझे 45 यहाँ क्या दिखाया, ये पता ही नहीं है क्या दिखाया। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए दिखाया जो इस थीटा को 45 देखा और लिख के आ गए। उन बच्चों के लिए था जो बाहर निकल के आया, बोला मैंने तो कैलकुलेशन करी, इसमें बहुत बड़ा आंसर आया था sin 45 डाल के, और रूट में आंसर बचा था। एक चुपचाप बोला 0 आया था। कितना आया था? 0। क्यों आया साहब? इसलिए आया। फिर रूट वाला बोला ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया। अरे हाँ तो बोल यार, अगर आपने sin 45 लगाया है तो आपने थीटा को नहीं पकड़ा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोके सिंह को सॉल्यूशन लिख ले बेटे। आ जा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। पहले तो स्क्रीन को रोक के आराम से नोट कर ले क्वेश्चन को। क्या कहता है साहब? एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 25 टन, रेडियस 6 सेंटीमीटर, कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर। कैरिंग करंट ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ठीक है बेटे। कितना करंट लेके, वो क्या नाम है, कितना करंट लेके चलता है? 10 एम्पियर। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करी गई है 1.2 टेस्ला। द फील्ड लाइंस रन हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ द कॉइल एज शोन इन फिगर। उसी कॉइल प्लेन में जिसमें कॉइल है, जो फिगर में शो हुई है, ठीक है सर। कैलकुलेट द फोर्स एंड द टॉर्क, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द टॉर्क। और कहता है इन विच डायरेक्शन शुड अ बैलेंसिंग टॉर्क बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। देखो प्रिवेंट, चलो इसको देखते हैं लास्ट पार्ट क्या है। इसको पहले स्टार्टिंग से आओ। क्या फिगर के अंदर जो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई कॉइल दिखाई गई थी? हाँ साहब, फिगर में यूनिफॉर्म आ गई है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 ही होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कपल जनरेट होगा। कपल कब होता है? F नेट 0। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो उसने बोला है कि फोर्स बताइए, तो फोर्स की वैल्यू हो गई F नेट इक्वल्स टू 0। आप कहो नहीं मैं तो दिखाऊंगा सर, तो दिखाएगा तो कॉमन सेंस कहती है। देखो जब रेक्टेंगल पढ़ा था ना, तो फोर्स कैंसिल आउट होती है, एक इधर एक इधर, सिस्टम पे F नेट 0। इन द सेम फॉर्मेट हर एलिमेंट की कैंसिल आउट होगी बेटे, ठीक है। जैसे आप ये एलिमेंट यहाँ कंसीडर करोगे तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ कंसीडर करोगे तो यहाँ, मतलब हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की F नेट 0 हो जाती है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखेंगे हेयर F नेट इक्वल्स टू 0, ठीक है। F नेट क्या होगा? 0। अब रही बात B की, तो B के अंदर टाउ इक्वल्स टू होता है NIAB sin थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया नॉर्मल आउटवर्ड है, फील्ड इधर है, तो ये 90 हो गया। तो ये तेरे पास आ गया टाउ इक्वल्स टू NIAB sin 90, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू N 25, सॉरी ये दिन नंबर ऑफ टन्स 25 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। 25 एरिया लो करंट एरिया पाई R स्क्वायर, तो पाई हो गया 22/7, सीधा ही लिखो बेटे, ठीक है। एक में ख़त्म कर देता हूँ, 22/7, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फील्ड 1.2 टेस्ला और sin 91। और हाँ तो बोल यार sin 91, ठीक है। इसको सॉल्व करके ला, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 3.4 न्यूटन मीटर, ये आंसर आएगा। आ रहा है नहीं आया? तो सेकंड पार्ट के अंदर वो हमसे कहता है टॉर्क बताओ, टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब एक चीज़ को आजमाओ, दोनों क्वेश्चन के अंदर सर्कुलर रिंग दिए मैंने आपको,
सर्कुलर कॉइल। सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादातर आते ही सर्कुलर पे। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें ना एक बैलेंसिंग टॉर्क और पूछता है बेटे। अब बड़े बच्चों टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, एम क्रॉस बी। एम किधर है, आउटवर्ड है। एम किधर आउटवर्ड है, फील्ड इधर है। क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसी से देखते हैं, जो पहले लिखा जाता है उधर उंगली दूसरे को, फील्ड अंगूठा ऊपर। क्या टॉर्क ऊपर है, हाँ। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। जैसे तू इसको छोड़ेगा ना तो टाउ अपवर्ड लग रहा है बेटे। जो टाउ है ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द टाउ अप्लाइड। ठीक है, जो ऊपर जैसे तूने फील्ड में रखा, ऊपर टॉर्क की डायरेक्शन अपवर्ड है, वो उसको रोटेट करने की कोशिश, डायरेक्शन तो अपवर्ड जाती है, एक्सियल वेक्टर है। तो आपको किधर अप्लाई करना पड़ेगा, तो सर बैलेंसिंग टॉर्क नीचे की तरफ अप्लाई, दिस इज टाउ रिस्टोरिंग बोलते हैं इसको, टाउ रिस्टोरिंग। तो वो मुझसे बोलता है कि टाउ इसको टॉर्क को रोकने के लिए, मतलब ये घूमे ना, तूने रखी ये घूमेगी, तो तुझे ये घूम रही है, तो कॉमन सेंस है तुझे उल्टा जोर लगाना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं बैलेंसिंग टॉर्क। वो उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, तो अप्लाइड भी अगर अपवर्ड है तो बैलेंसिंग की डाउनवर्ड होनी चाहिए, उल्टा ही तो जोर लगाएंगे, है ना। तो इसमें जो एक पार्ट बोला है ना रिस्टोरिंग टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कल इसको यूज़ करूंगा अगले कंसेप्ट में। तो जिधर टाउ अप्लाइड होता है उसके अपोजिट टाउ रिस्टोरिंग होता है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, सेम। अगर वो आपसे कह देता है टाउ रिस्टोरिंग का मैग्नीट्यूड लिखो, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टाउ अप्लाइड और इक्वल्स टू 3.4 न्यूटन मीटर। जैसे तूने फील्ड के अंदर कॉइल को रखा, कॉइल के ऊपर टॉर्क आएगा, घूमने की कोशिश करेगी, जैसे घूम रही होगी तूने पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा, तुझे कितना जोर लगाना पड़ेगा जितना उस पर अप्लाइड है। लेकिन डायरेक्शन दिखाने के लिए टॉर्क अपवर्ड है तो अप्लाइड डाउनवर्ड होगा। आया नहीं आया, तो सेकंड पार्ट में उसमें लिख देना डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क अप्लाइड इज अपवर्ड, हेंस द रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रो की स्क्रीन को फटाफट लिखें। आ जा बेटे साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नहीं जन्नत है। इस टॉपिक के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में बना लो चाहे सब्जेक्टिव की फॉर्म में। एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिमैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म है बेटे, इसे यूनिफॉर्म लिख लेना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला। सही है। नंबर ऑफ टर्न्स मुझे दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मुझे दे रखे हैं बेटे 20। सही है। रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और फील्ड की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.10 टेस्ला और करंट मुझे दे रखा है 5 एम्पियर, 5.0 एम्पियर। अब इसमें जो असली कंसेप्ट है लाइन है उससे पकड़। द कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सही है ना। सर्कुलर कॉइल के ऊपर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल के प्लेन पे नॉर्मल है। साहब ये कॉइल है और फील्ड इस पे नॉर्मल है, फील्ड इस पे नॉर्मल है। क्या ये कंसेप्ट अभी पढ़ा है? हाँ सर, इस सिचुएशन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 है, ये अभी आपने सबसे पहले यही कराया था। इस सिचुएशन के अंदर थीटा की वैल्यू 0 है और साहब अगर थीटा 0 हुआ तो यहाँ असली कंसेप्ट यही है कि बेटे यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है, जो असली है। फर्स्ट वाल में कहता है, फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल फोर्स बताइए, टोटल टॉर्क बताइए, और तीसरे में कहता है एवरेज फोर्स बताइए हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्यू टू मैग्नेटिक, हर एक इलेक्ट्रॉन पर। ये कंसेप्ट अलग है, ईच इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीन को रोको, इसको नोट कर लो बेटे आराम से, क्वेश्चन को नोट कर लो। आजा, तो अब इसके अंदर पहले फर्स्ट पार्ट पे आ, फर्स्ट पे कहता है टॉर्क बताओ। अच्छा, फर्स्ट के अंदर पूछा फोर्स बताओ, टोटल फोर्स। तो साहब क्या टोटल फोर्स 0 हो जाएगी? यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जाते ही एफ नेट की वैल्यू 0 होती है, एफ नेट इक्वल्स टू 0। ड्राइव नहीं करना है, सीधा। सही है, टाउ 0 होता है, एफ नेट 0 होता है। और होता है क्यों? ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो वो क्या नाम है फोर्स है वो कैंसिल आउट कर जाएगी। बी के अंदर टॉर्क बोलता है टाउ नेट, तो टाउ नेट तू जानता है ये होता है NIAB साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू उसने इतनी सफाई से लैंग्वेज में बोला है 0 है, इसलिए टाउ 0 है, इसलिए टाउ 0 है। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे, देख ले, दोनों क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको, ये अलग अलग करके समझा दिया, अब एक साथ एनसीईआरटी ने पूछ रखे हैं एक ही पार्ट में दोनों। अब अगले में जो पूछने का अंदाज है वो अलग है बेटे, वो कहता है हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ। अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच के बताना, जैसे ये वायर है, मैं थोड़ा इसको मोटा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वायर है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन दौड़ने का मतलब करंट, ये इलेक्ट्रॉन है। अब कहता है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ, ईच इलेक्ट्रॉन पे। बोल सही है ना। अब नेट लूप के ऊपर फोर्स नहीं है, लूप पे तो 0 है, ईच इलेक्ट्रॉन।
बच्चा बोला अगर एक चार्ज के ऊपर आप फोर्स पूछना चाहते हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता था चार्ज अपना फील्ड दूसरे क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता था। यहां पर आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दौड़ता है, मैं जानता हूं फील्ड के अंदर, ध्यान से देखें थीटा का मान 90 है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है फील्ड इन नॉर्मल है, तो फील्ड अगर अंदर लग रही है तो जो इलेक्ट्रॉन है मेरा बोर्ड के ऊपर रोटेट हो रहा है, तो वेलोसिटी में और फील्ड के अंदर 90 का एंगल है, दैट्स वाई 90 आ गया। ये हो गया ई वी डी इंटू बी। तू एक बात जानता है बेटे, आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी, तो वी डी का मान तेरे पास आ गया आई अपॉन में एन ई ए, वैल्यू डाल, तो ये हो गया ई आई अपॉन में एन ई ए इंटू बी, ई से ई कैंसिल आउट हुआ, फाइनल बचा आई वी अपॉन में एन ए। क्या देख मार्केट में सारी वैल्यू गिवन है? हाँ। करंट मुझे उसने गिवन कर रखा है, करंट 5 एम्पियर, फील्ड उसने मुझे गिवन कर रखी है 0.10 टेस्ला, दोनों एसआई में है। स्मॉल एन की वैल्यू बेटे जो नीचे ब्रैकेट गिवन है, वो ब्रैकेट था उसके अंदर गिवन है 10⁻29, 28, 29 दोनों वैल्यू कॉपर के लिए दी जाती हैं, सही है। एरिया क्रॉस सेक्शन भी एसआई के अंदर ही गिवन कर रखा है, कितना? 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, ठीक है। इसको सॉल्व करके ला बेटे, 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन आंसर आता है, 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन। सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है। यहीं से पता चल रहा है कि ये -25 रहा है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर सुन लो साहब, ये क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है। दोनों कंसेप्ट यूज करिएगा, पहले क्वेश्चन का भी दूसरे क्वेश्चन का भी, ठीक है बेटे। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज अ फोर्स ऑन द लूप एंड दिस इज अ फोर्स ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो चार्ज अपना फील्ड दूसरे की क्यू वी बी साइन थीटा। तो इसके साथ बेटे हमने एक छोटा सा टॉपिक टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।